कितनी दिलकश हैं ये बारिश की फुहारें, लेकिन मतलब कुछ भी नहीं, सब हमारा खराब हो गया। उर्दू शायर त्रिपुरारी ने ये पंक्तियां बारिश वाली एक शाम को लिखी होगी। लेकिन बारिश सबके लिए रोमांटिक नहीं होती। शायद इसी वजह से उन्होंने लेकिन लगाकर अगली ही पंक्ति में लिखा था, ऐसी बारिश में मेरी जान भी जा सकती है। आज के मॉनसून वाली बारिश की सबसे बड़ी विडंबना भी कुछ ऐसी ही है। एक और किसी पॉश इलाके में लोग चाय पकौड़ों के साथ बारिश को एंजॉय कर रहे होते हैं, वहीं देश के किसी कोने में यही बारिश बाढ़ बनकर 100 से ज्यादा लोगों की जान ले लेती है। असल में हर साल जून से सितंबर के बीच भारत का कोई शहर या गांव बारिश में डूबा ही रहता है। सड़कें नदियां बन जाती हैं, गाड़ियां तैरने लगती हैं। यूपी बिहार में पूरे के पूरे गांव बाढ़ में समा जाते हैं और पहाड़ी राज्यों में तो कुछ मिनटों में ही बारिश ही फ्लैश फ्लड्स में बदल जाती है। बैठ के बाद के पिछले एपिसोड में हमने गॉडमन कल्चर यानी स्वयंभू बाबाओं की दुनिया खंगाली थी। आज हम इन दिनों के सबसे ज़रूरी मुद्दे इंडियाज़ फ्लड क्राइसिस पर बात करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम पर बात करेंगे। वीडियो में समझेंगे कि आखिर हर साल भारत बारिश के पानी में क्यों डूब जाता है। आज फोकस सोल्यूशन यानी समाधानों पर रहेगा। जानेंगे कि चीन, नीदरलैंड्स, सिंगापुर और जापान जैसे देश इस प्रॉब्लम से कैसे टैकल करते हैं। तो चलिए इंडियाज़ फ्लड क्राइसिस पर बैठ के बात करते हैं, क्योंकि सभी ज़रूरी मुद्दों और उनके समाधानों पर बैठ के ही बात होती है। सात अगस्त की रात करीब 10 बजे मैं अपने दफ्तर से घर के लिए निकल रही थी। देरी से निकलने की वजह दिन भर हुई बारिश थी। सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। मेरी कैब बोटैनिकल गार्डन और नोएडा सेक्टर 18 के बीच वाले रास्ते में आधी पानी में डूब गई थी। पूरे रूट में ज़्यादातर जगहों पर पानी भरा हुआ था और कुछ रास्ते तो पूरी तरह बंद हो गए थे। कैब ड्राइवर ने जैसे तैसे दूसरा रूट लिया और मुझे घर तक पहुंचाया। अगले दिन जब वेदर अपडेट देखा तो पता चला कि 7 अगस्त की सुबह से 8 अगस्त की सुबह तक यानी सिर्फ 24 घंटे में दिल्ली में 98.7 मिलीमीटर बारिश हुई। अगस्त के महीने में एक दिन में इतनी बारिश आखिरी बार 2024 में हुई थी, जब 1 अगस्त को दिल्ली में 107.6 मिलीमीटर पानी बरसा था। भारत का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD बारिश को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। 2.5 से 15.5 मिलीमीटर बारिश लाइट मानी जाती है यानी लाइट रेन। 15.6 से 64.4 मिलीमीटर मॉडरेट होती है। 64.5 से 115.5 मिलीमीटर को हैवी कहा जाता है और 115.6 से 204.4 मिलीमीटर की बारिश को वेरी हैवी कैटेगरी में डाला जाता है यानी बहुत तेज बारिश। अगस्त के शुरुआती 8 दिनों में दिल्ली में कुल 230 मिलीमीटर बारिश हुई। ये पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा थी। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के 2 फायदे हुए। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरकर 63 पर आ गया, जो कभी कभी 500 के पार चला जाता है। वहीं लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत की हवा मिली, लेकिन ये बारिश राहत वाली कम और आफत वाली ज्यादा थी। दिल्ली के साथ आसपास वाले जो इलाके हैं यानी गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद देखते ही देखते वेनिस बन गए। लेकिन उतने खूबसूरत नहीं। लेकिन फ़र्क ये था कि वेनिस में लोग गंडोला में बैठकर घूमते हैं और यहाँ लोग अपनी ही ज़िंदगी को डूबता हुआ देख रहे थे। घर, गाड़ियाँ, सड़कें और कई जगह तो इंसान भी डूब गए। कई इलाकों में पानी इतना भर गया कि लोग कमर से ऊपर तक डूबे खड़े थे। दिल्ली NCR की सड़कों पर गाड़ियां पानी में तैरती हुई दिखीं। नोएडा के सेक्टर 95 के अंडरपास में एक एम्बुलेंस फंस गई। पूरे शहर की रफ्तार जैसे किसी ने बीच सड़क पर रोक दी हो। गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रहीं। इस सारी अफरा तफरी के बीच दिल्ली के द्वारका सेक्टर 25 में 18 साल का अंकित एक ओवरफ्लो नाले में गिर गया। 24 घंटे बाद उसकी सिर्फ लाश ही मिल पाई। कुछ घंटों की बारिश ने देश के सबसे प्राइम इलाके दिल्ली NCR को बाढ़ जैसे हालात में झोंक दिया। लेकिन ये सिर्फ दिल्ली NCR की बात नहीं है। मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, चंडीगढ़ जैसे शहर हर मानसून में इसी तरह पानी पानी होते हैं। सिर्फ शहर ही नहीं, कई राज्यों का भी यही हाल हो जाता है। इस बार सबसे दर्दनाक तस्वीरें असम से आईं। असम के 12 जिलों के करीब 460 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे तकरीबन 1,47,000 लोग प्रभावित हैं। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। 3,000 से ज्यादा बेजुबान जानवरों की भी मौत हो गई है।
वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा। हर साल भारत का कोई ना कोई शहर या राज्य पानी में डूबता ही है। 2005 में मुंबई, 2006 में सूरत, 2008 में कोसी, 2013 में उत्तराखंड, 2015 में चेन्नई, 2018 में केरल और 2024 में यूपी बिहार में बाढ़ जैसे हालात बने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का डेटा कहता है कि साल 2000 से 2025 के बीच भारत में हर साल औसतन करीब 17 बाढ़ की घटनाएं होती हैं। हर साल औसतन करीब 1600 लोगों की जान जाती है। हर साल करीब 80 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद होती है, जिससे करीब 1800 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान होता है। अगर पूरे नुकसान की बात करें तो भारत में बाढ़ से हर साल औसतन करीब 7000 करोड़ रुपए का सीधा आर्थिक नुकसान होता है। लेकिन जिस साल बाढ़ ज्यादा भयानक हो वहां ये आंकड़ा कई गुना बढ़ जाता है। बाढ़ का सीधा असर आप पर भी पड़ता है। टॉमटॉम के डेटा के मुताबिक दिल्ली में पीक आवर में 10 किलोमीटर का सफर औसतन 34 मिनट में पूरा होता है, लेकिन हैवी रेनफॉल में ट्रैफिक की वजह से यही सफर 3 से 4 घंटे तक खिंच जाता है। मतलब अगर आना जाना दोनों तरफ का हिसाब लगाएं तो एक आम इंसान का पूरा दिन करीब 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा सिर्फ जाम में बीत जाता है। दिल्ली में एक व्यक्ति की औसत सालाना कमाई करीब 4,92,000 रुपए है। कैलकुलेशन करें तो 1 घंटे की कीमत करीब 246 रुपए बैठती है। यानी बाढ़ वाले एक दिन में सिर्फ जाम की वजह से एक आम दिल्लीवासी करीब 1,000 रुपए के बराबर समय और प्रोडक्टिविटी गंवा देता है। यानी बाढ़ सिर्फ एक मौसमी हादसा नहीं, हर साल दोहराई जाने वाली एक नेशनल ट्रेजेडी बन गई है। और अब शायद ये सब कुछ हमारे लिए न्यू नॉर्मल की तरह भी हो गया है। आखिर हर साल मानसून की बारिश में भारत के शहर और गांव क्यों डूबने लगते हैं? इसके पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सट्रीम रेनफॉल है। IMD बेंगलुरु के साइंटिस्ट A प्रसाद के मुताबिक कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होना ही बाढ़ आने की सबसे बड़ी वजह है। बीते करीब 10 सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश का पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है। देश के जाने माने क्लाइमेट साइंटिस्ट राजीवन माधवन नायर बताते हैं कि पहले साल भर में कुल जितनी बारिश होती थी आज भी लगभग उतनी ही होती है, लेकिन अब फर्क ये आ गया है कि एक ही दिन में 100 मिलीमीटर बारिश या उससे ज्यादा बारिश हो जाने वाली घटनाएं बढ़ गई हैं। यानी बारिश उतनी ही है लेकिन उसका गिरने का तरीका बदल गया है, इंटेंसिटी बदल गई है। पहले जो बारिश महीने भर में फैलकर बरसती थी अब वही कुछ घंटों में बरस जाती है। अब समझिए कि प्रॉब्लम्स आ कहां रही हैं। ज्यादातर शहरों का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम यानी बारिश का पानी निकालने वाले नाले बेहद पुराने डिजाइन में बने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने खुद 2019 के अपने एक मैनुअल में ये बात मानी थी। ये ड्रेनेज सिस्टम इस हिसाब से बनाए गए थे कि साल में एक बार होने वाली सामान्य से थोड़ी ज्यादा बारिश, जिसे हम एक्सट्रीम रेनफॉल कह रहे हैं, उसका पानी निकाला जा सके। यानी हमारे शहरों के नाले और सीवर दशकों पहले उस समय की बारिश को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। लेकिन अब कुछ ही घंटों में एक्सट्रीम रेनफॉल होने लगी है और पुराने नाले इतना पानी संभाल ही नहीं पाते हैं। इसका नतीजा है कि पानी सड़कों पर भरने लगता है, अंडरपासेस में भरने लगता है, कॉलोनीज और मार्केट साइट्स डूब जाते हैं। मुंबई में अभी जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का काम कर रहा है वो अंग्रेजों ने 1860 के दशक में बनाया था। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि 1 घंटे में सिर्फ 25 मिलीमीटर बारिश का पानी निकाला जा सके। उस वक्त मुंबई की आबादी करीब 20 लाख थी, लेकिन आज ये शहर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर है। अब मुंबई में मानसून के दौरान घंटों में ही 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। सीधी सी बात है, 160 साल पुराना सिस्टम आज की बारिश के सामने बौना साबित होगा ही। दिल्ली का हाल भी अलग नहीं है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम 1976 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना था, जिसे एक दिन में सिर्फ 50 मिलीमीटर बारिश झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन अब राजधानी में कई बार एक ही दिन में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है, यानी ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता से करीब 2 गुना ज्यादा। भारत के ज्यादातर शहरों के हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। नालियां पुरानी हैं और उनकी ठीक से सफाई भी नहीं होती। इसकी वजह से बारिश का पानी नालियों से बाहर नहीं निकल पाता, सड़कों पर जमा हो जाता है और कुछ ही घंटों में सड़कें तालाब जैसी दिखने लगती हैं। दूसरी वजह अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन यानी बिना प्लानिंग के शहरों का बेतहाशा फैलना है। बीते कुछ सालों में रैपिड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हुआ है, यानी गाँव से लोग शहरों की तरफ बढ़े हैं। हर रोज हजारों लोग नौकरी, पढ़ाई और बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों की ओर आ रहे हैं। अब इन लोगों के लिए घर,
घर, स्कूल और बाकी बुनियादी सुविधाएं तो चाहिए ही होंगी। ऐसे में बिना किसी ठोस प्लानिंग के तेजी से अर्बनाइजेशन हुआ और इसकी सबसे बड़ी कीमत शहर के झील, तालाबों, नालों और वेटलैंड्स ने चुकाई। इनकी जगह अब अपार्टमेंट, IT पार्क, बिजनेस हब और सड़कें बना दी गई हैं। समझने वाली बात यह है कि ये झील, तालाब और वेटलैंड सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थे, ये शहर के लिए बारिश के मौसम में नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम करते थे। तेज बारिश होने पर ये वेटलैंड्स मानसून के पानी को सोख लेते थे और धीरे धीरे उसे बाहर निकालते थे। लेकिन अब इनकी जगह कंक्रीट और टाकोल ने ले ली है। ऐसे में अब बारिश का पानी जमीन में समाने की बजाय तेजी से सड़कों पर बहता है और फिर घरों में घुसता है। इसके पीछे कोई कॉम्प्लेक्स साइंस नहीं है, सीधा सा लॉजिक है। मान लीजिए कोई भी XYZ सिटी है, वहाँ पहले लेक्स, पॉन्ड्स और वेटलैंड्स थे। बारिश होती थी तो पानी इनमें समा जाता था। अब उनकी जगह वहाँ लोगों के घर, कॉर्पोरेट ऑफिस, रोड्स और तरह तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया है। अब बारिश होती होगी तो पानी कहाँ जाएगा? वो रोड्स में भरेगा और बिल्डिंग में घुसेगा। 1960 के दशक में बेंगलुरु में 262 झीलें थीं। आज इनमें से सिर्फ 17 झीलें अच्छी कंडीशन में हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की एक स्टडी के मुताबिक आज बेंगलुरु के 93% से ज्यादा हिस्से पर बिल्डिंग और रोड्स बन चुकी हैं। शहर का वाटर स्प्रेड एरिया 2324 हेक्टेयर से घटकर सिर्फ 696 हेक्टेयर रह गया है। चेन्नई के हालात तो और भी खराब हैं। 1970 में चेन्नई में 600 से ज्यादा वेटलैंड्स थे। 2015 तक इनकी संख्या घटकर सिर्फ 27 रह गई। मुंबई में बाढ़ आना तो और भी चौंकाने वाला लगता है। आप मैप देखेंगे तो शहर का बड़ा हिस्सा अरेबियन सी से घिरा है। बारिश का पानी समुद्र तक ले जाने के लिए मीठी, दहिसर, ओशिवारा और पोइसर जैसी 4 नदियां और 4 खाड़ियां भी हैं। ऐसे में बारिश का पानी बहुत आसानी से समुद्र में समा सकता है। यानी कुदरत ने मुंबई को शानदार नेचुरल ड्रेनेज दिया था। लेकिन मीठी नदी, जो मुंबई का सबसे अहम ड्रेनेज चैनल है, उसकी औसत चौड़ाई ज्यादातर जगहों पर सिर्फ 10 मीटर रह गई है। इंक्रोचमेंट, इन नदियों का इंक्रोचमेंट करके एरिया में बिल्डिंग और बस्तियां बस गई हैं। मुंबई में हर दिन करीब 9000 टन कचरा निकलता है, जिसका बड़ा हिस्सा इन्हीं नदी नालों में जाकर जमा होता है। नतीजा ये होता है कि थोड़ी सी बारिश में भी नदी के आसपास का इलाका डूब जाता है। IIT दिल्ली के प्रोफेसर अश्विनी कुमार गोसाई कहते हैं कि अर्बन फ्लडिंग सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि खराब अर्बन प्लानिंग का नतीजा है। जब तक पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर निर्भर रहेंगे, नेचुरल वाटर बॉडीज को खत्म करते रहेंगे, साथ ही क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अपनी योजनाएं नहीं बदलेंगे, तब तक हर मॉनसून में यही कहानी दोहराई जाएगी। शहरों के अलावा असम, बिहार, यूपी जैसे राज्यों में बाढ़ की वजह थोड़ी अलग है। असम में हर साल ब्रह्मपुत्र नदी में इतना पानी बढ़ जाता है कि वो अपने किनारे तोड़कर आसपास के गांवों में फैल जाती है। बिहार में कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार यानी बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये नदी बार बार अपना रास्ता बदल लेती है। एम्बैंकमेंट यानी तटबंध टूटने पर पूरे इलाके को डुबो देती है। वहीं पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल में मामला और खतरनाक है। वहां अक्सर क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं। इसमें कुछ ही मिनटों में इतनी तेजी से बारिश हो जाती है कि फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड का खतरा पैदा हो जाता है। पहाड़ों की ढलान पर बेतरतीब निर्माण और जंगलों की कटाई इस समस्या को और बड़ा बना देता है। इन जगहों की बाढ़ ज्यादातर प्रकृति की वजह से आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेबस हैं। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर परिमल भट्टाचार्य कहते हैं कि नदियों को पूरी तरह रोकने के बजाय बाढ़ के साथ रहना सीखना होगा। उनका सुझाव है कि बाढ़ वाले इलाकों में घर थोड़ी ऊंची जगहों पर बनाए जाएं, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, लोगों को फ्लड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाए, साथ ही पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए, क्योंकि पेड़ बाढ़ के पानी को सोखते भी हैं और बहाव को कम भी करते हैं। इन उपायों से बाढ़ को पूरी तरह रोकना भले ही संभव ना हो, लेकिन इससे जान माल के नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम ये सब वक्त रहते करते हैं या हर बार बाढ़ आने के बाद ही क्यों जागते हैं। दरअसल समस्या बारिश या बाढ़ की नहीं है। बारिश आना गलत नहीं है और बाढ़ भी अपने आप में बुरी नहीं है। ये तो प्रकृति के अपने चक्र का हिस्सा है। समस्या है हमारा वो सिस्टम जो हर मॉनसून में प्रकृति के इस तंत्र को संभालने में नाकाम हो जाता है। जब पता है कि हर मॉनसून में बाढ़ आएगी तो फिर पहले ही सही से प्लानिंग क्यों नहीं हो पाती। असल में दिक्कत प्लानिंग की कमी की नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन की है। सरकार भी इसके लिए खूब पैसा खर्च कर रही है, कई योजनाएं भी चल रही हैं। लास्ट 1 डेकेड में यानी पिछले 10 सालों में अगर देखें तो अर्बन ड्रेनेज एंड फ्लड मैनेजमेंट के लिए हजारों करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
अमृत यानी अटल मिशन के तहत मार्च 2026 तक 3017 करोड़ रुपए की लागत वाले 838 स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। अमृत 2.0 के तहत अब झीलों और तालाबों को फिर से जिंदा करने और हरित क्षेत्र बढ़ाने पर फोकस है। इसके लिए 6083 करोड़ रुपए की करीब 3000 परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 34 शहरों में 3018 करोड़ रुपए की 106 ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से ज्यादातर पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड से 2500 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। दिल्ली का प्रस्तावित ड्रेनेज मास्टर प्लान तो अकेले करीब 57,000 करोड़ रुपए का है, यानी 57,000 करोड़। इस रकम को दिल्ली की करीब 2 करोड़ आबादी के हिसाब से देखें तो हर व्यक्ति पर औसतन करीब 28,500 रुपए के बराबर खर्च है। तो फिर इतना ज्यादा पैसा खर्च होने के बावजूद हर मॉनसून में यही हाल क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह जवाबदेही और ऑडिट की कमी है। कैग की रिपोर्ट अक्सर काम पूरा होने के 2 से 3 साल बाद आती है, जिसे पोस्टमार्टम ऑडिट कहा जाता है, यानी नुकसान हो जाने के बाद पता चलता है कि क्या गलत हुआ। इसके अलावा केंद्र सरकार के पास अर्बन फ्लडिंग का नेशनल डेटाबेस ही नहीं है। दूसरी बड़ी वजह जिम्मेदारी का बंटा होना है, यानी कई सारे स्टेक होल्डर्स। शहरों में जल निकासी की जिम्मेदारी एक नहीं बल्कि कई विभागों में बंटी होती है। कभी पीडब्ल्यूडी, कभी नगर निगम, तो कभी दूसरे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। और जब काम कई हाथों में बंटा हो तो गड़बड़ी होने पर हर कोई एक दूसरे की तरफ उंगली उठाने लगता है। नगर निगम कहता है नाला पीडब्ल्यूडी का है, पीडब्ल्यूडी कहता है जमीन रेलवे की है, और इस बहस में जो असल काम होना था वो अटका रह जाता है। पानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाला किसका है, वो तो बस भरता चला जाता है और सड़क पर बहने लगता है। 2025 में मुंबई की मीठी नदी की डिस्टिलिंग यानी गाद निकालने के लिए 550 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, लेकिन बारिश शुरू होने से पहले नदी से सिर्फ 37% गाद ही हटाई जा सकी। इसके लिए कोर्ट में चल रही कार्यवाही में देरी को जिम्मेदार ठहराया गया। गाद की जगह नदी से रेत निकालनी होती तो काम कितनी तेजी से हो सकता था, ये किसी से छिपा नहीं है। ठेकेदार रात दिन लगाकर नदी का बड़ा हिस्सा खाली कर देते हैं, लेकिन जब उसी नदी से बाढ़ का पानी निकालने के लिए गाद हटाने की बात आती है तो फाइन, टेंडर, मंजूरियां और कानूनी अड़चनें रास्ते में आ जाती हैं। यानी समस्या सिर्फ पैसे की नहीं है, सवाल प्राथमिकता और जवाबदेही का है। इन सब का नतीजा अनुमानित होता है। बारिश आई, नदी उफनी और आसपास का इलाका डूब गया। ऐसा नहीं है कि बारिश के बाद जलभराव और बाढ़ जैसी समस्याएं सिर्फ भारत में ही हैं। बारिश तो दुनिया भर में होती है। तब हमने मैप में कुछ ऐसी कंट्रीज और सिटीज़ को सर्च किया जो फ्लड प्रॉब्लम को सही तरीके से टैकल कर रही हैं। इस दौरान पता चला कि स्पॉन सिटी नाम से एक मॉडल है जो दुनिया के कई देशों में काम करता है। इससे उनके देशों में वाटर लॉगिंग और अर्बन फ्लड की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम भी हुई है। स्पॉन सिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले चीन में आया था। 21 जुलाई 2012 को चीन की राजधानी बीजिंग में आई बाढ़ ने 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 79 लोगों की जान गई। 2013 आते आते चीन के 230 से ज्यादा शहर बाढ़ की चपेट में आ गए थे। अर्बन फ्लडिंग पूरे देश की समस्या बन गई थी। इसी दौर में चीन के लैंडस्केप आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर कोंगजियान यू ने सरकार को अपना स्पॉन सिटी मॉडल पेश किया। यू को आज स्पॉन सिटी का जनक कहा जाता है। उनकी कहानी भी दिलचस्प है। बचपन में जब वो सिर्फ 10 साल के थे तब बारिश के बाद उनके गांव की नदी में अचानक पानी बढ़ गया था। उत्सुकता में वो नदी किनारे चले गए। तभी अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और वो तेज बहाव में जा गिरे। लेकिन किनारे उगी झाड़ियों और घास ने पानी की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया, जिससे वो किसी तरह खुद को बचा पाए। उन्होंने बाद में बीबीसी को बताया कि अगर उस वक्त नदी आज की तरह कंक्रीट की दीवारों से घिरी होती तो शायद वो डूब ही जाते। इसी घटना के बाद यू ने फ्लड मैनेजमेंट मॉडल बनाने का सोचा। वो अक्सर कहते हैं कि डोंट फाइट द वाटर। साथ में एक सवाल पूछते थे कि व्हाट इफ अ फ्लड कुड बी समथिंग वी एम्ब्रेस रादर देन फियर, यानी क्या हो अगर हम बाढ़ से डरने के बजाय उसे स्वीकार करें और उसके साथ तालमेल बिठाना सीख लें। यही उनके स्पॉन्ज सिटी का मूल विचार है, यानी कोर थॉट है। स्पॉन सिटी मॉडल कैसे काम करता है, इसे हमारे घरों के किचन में इस्तेमाल होने वाले स्पॉन से समझिए, जो पानी को सोखता है, स्टोर करता है और धीरे धीरे छोड़ता है। स्पॉन सिटी भी बारिश के समय ऐसे ही काम करता है। आमतौर पर शहरों में बड़ी बड़ी नालियां और पाइप बनाकर पानी को जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश होती है। स्पॉन सिटी मॉडल इसके बिल्कुल उलट काम करता है। इसमें बारिश के पानी को तुरंत बाहर निकालने के बजाय उसे सोखने, धीमा करने और फिर छोड़ने पर काम किया जाता है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1,
अब्जॉर्ब यानी पानी सोखना। सड़कों और फुटपाथ पर परमिएबल पेवमेंट बिछाई जाती है जिससे पानी बहे नहीं, सीधे जमीन में रिस जाए। छतों पर ग्रीन रूफ बनाई जाती है जो पानी सोखती हैं। स्टेप 2, स्लो फ्लो एंड स्टोर यानी पानी के बहाव को धीमा करके उसे स्टोर करना। इसके लिए शहर में वेटलैंड्स, तालाब और रेन गार्डन बनाए जाते हैं। स्टेप 3 इज रिलीज एंड रीयूज का होता है। इसमें पानी को अचानक बहा देने के बजाय उसे धीरे धीरे नदी नालों में छोड़ा जाता है। इससे बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनती। आजकल ये सिस्टम इतना एडवांस हो गया है कि स्टोर किया गया पानी सूखे के मौसम में इरिगेशन और हॉर्टिकल्चर के काम भी आता है। खैर, 2013 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने स्पॉन्ज सिटी को नेशनल पॉलिसी के तौर पर पेश किया। 2015-16 में बीजिंग, तियानजिन और शंघाई समेत 30 शहरों को पायलट स्पॉन्ज सिटी के तौर पर चुना गया। पायलट स्पॉन्ज सिटी मॉडल में शहरों में परमिएबल पेवमेंट्स, रेन गार्डन्स, बायोस्फील्ड्स और ग्रीन रूफ्स बनाए गए। पुराने पॉन्ड्स और वेटलैंड्स को रिस्टोर किया। ड्रेनेज और सीयर सिस्टम्स अपग्रेड हुए। ग्राउंड वाटर रिचार्ज और रेन वाटर रीयूज पर काम किया गया। शंघाई एक्सपो के लिए बनाया गया होउतान और यानवेइझोउ पार्क प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं। आज चीन के 250 से ज्यादा शहर इस मॉडल पर काम कर रहे हैं। टारगेट है कि 2030 तक 80% अर्बन एरियाज को इतना स्पॉन्ज जैसा बना दिया जाए कि वो 70 से 19% बारिश का पानी सोख सकें, अब्जॉर्ब कर सकें। चीन के अलावा कई ऐसे डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां स्पॉन्ज सिटी मॉडल काम कर रहा है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता के बारे में कहा जाता है कि 2050 तक उसका बड़ा हिस्सा डूब सकता है। वहां भी अब कई एक्सपर्ट स्पॉन्ज सिटी मॉडल को ही एकमात्र उम्मीद मानते हैं। भारत में भी बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए चेन्नई, अहमदाबाद जैसे शहर अब स्पॉन्ज सिटी मॉडल पर काम कर रहे हैं। 2024 तक चेन्नई में 57 स्पॉन्ज पार्क्स बन गए थे। स्पॉन्ज सिटी कोई मैजिक बुलेट नहीं है जो बाढ़ को पूरी तरह खत्म कर दे, लेकिन ये शहरों को बाढ़ के साथ अनुकूलन यानी अडेप्टेशन करने का एक सक्सेसफुल मॉडल है। चीन से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप का एक देश है नेदरलैंड्स। इसका फ्लड मैनेजमेंट मॉडल चीन से भी बेहतर माना जाता है। नेदरलैंड्स बाढ़ के लिहाज से बेहद वल्नरेबल कंट्री है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि देश का बड़ा हिस्सा लो लाइंग है। समुद्र के साथ साथ राइन और म्यूज जैसी बड़ी नदियां भी यहाँ से गुजरती हैं, मतलब फ्लड रिस्क सी और रिवर दोनों तरफ से आता है। 1993 और 1995 में नदियों में इतना ज्यादा पानी आया कि बांध टूटने के डर से करीब 2.5 लाख लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। गनीमत रही कि कोई बांध टूटा नहीं, लेकिन ये डच सरकार के लिए अलर्ट था कि सिर्फ बांधों को ऊंचा करने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद नेदरलैंड्स ने रूम फॉर द रिवर नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसमें नदी को रोकने के बजाय उसे फैलने के लिए कंट्रोल्ड स्पेस दिया गया ताकि पानी घरों और शहरों में ना घुसे। नेदरलैंड्स का ये मॉडल यूपी, बिहार जैसे राज्यों में काम कर सकता है जहां अक्सर नदियों की वजह से बाढ़ आती है। रूम फॉर द रिवर मॉडल के अलावा नेदरलैंड्स ने स्मार्ट आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया। वहां के शहरों में स्टॉर्म गेट्स लगाए गए हैं जो भारी बारिश होने पर अपने आप बंद हो जाते हैं। शहरों में बास्केटबॉल कोर्ट जैसे पब्लिक प्लेसेस को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो बाढ़ के समय रिजर्वॉयर का काम करें और पानी उनमें जमा हो जाए। सिंगापुर का तरीका भी कुछ हद तक चीन के स्पॉन्ज सिटी मॉडल जैसा है, लेकिन वहाँ फोकस सिर्फ पानी निकालने पर नहीं बल्कि ड्रेनेज सिस्टम को पार्क और ग्रीन एरियाज के साथ जोड़ने पर है। सिंगापुर की पब्लिक यूटिलिटीज बोर्ड ने 2006 में एबीसी वाटर्स प्रोग्राम शुरू किया। एबीसी का मतलब एक्टिव, ब्यूटीफुल, क्लीन वाटर्स है। इसके तहत कंक्रीट के नालों को पार्क, तालाब और वेटलैंड्स के साथ जोड़ा गया, जैसे बिशान आंग मो कियो पार्क। इसमें एक कंक्रीट नहर को नेचुरल रिवर जैसा बना दिया गया। बारिश के समय में पार्क पानी को जमा करता है और सामान्य दिनों में यही जगह लोगों के घूमने फिरने की जगह बन जाती है। जापान का मॉडल थोड़ा अलग है। टोक्यो के आसपास एक्सट्रीम रेनफॉल और टाइफून से बचने के लिए फ्लड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। इसे मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटर अंडरग्राउंड डिस्चार्ज चैनल कहा जाता है। एक तरह से जमीन के नीचे एक बड़ा फ्लड टनल बनाया गया है। जब तेज बारिश होती है तो पानी को करीब 70 मीटर गहरे अंडरग्राउंड शाफ्ट्स में पहुंचाया जाता है। फिर ये पानी एक बड़े अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर में जमा होता है और वहां से पंप के जरिए एडोगावा नदी में छोड़ दिया जाता है। ये पूरा सिस्टम एक साथ 6,70,000 घन मीटर पानी रोक सकता है। ये करीब 60 मंजिला इमारत जितने आकार का पानी है। पिछले 10 सालों में इसने टोक्यो और आसपास के इलाकों को 100 से ज्यादा बार बाढ़ से बचाया है। बाहर देश की कहानियां सुनना अच्छा लगता है, लेकिन असली भरोसा तब मिलता है जब बदलाव अपने ही देश में दिखे। भारत में भी कोशिशें हो रही हैं। ओडिशा का जीरो कैजुअलिटी मॉडल भारत का सबसे सफल डिजास्टर मैनेजमेंट
मॉडल माना जाता है। 1999 का सुपर साइक्लोन ओडिशा के लिए टर्निंग पॉइंट बना। उस आपदा में करीब 10,000 लोगों की जान गई थी। इसके बाद ओडिशा ने जीरो कैजुअलिटी मॉडल अपनाया। ओडिशा वो राज्य था जिसने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से पहले 2000 में ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई। साथ ही साइक्लोन शेल्टर, अर्ली वार्निंग सिस्टम और एक स्पेशलाइज्ड डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में इन्वेस्ट किया। अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम में सैटेलाइट बेस्ड मोबाइल डेटा वॉइस टर्मिनल, अलर्ट टावर्स और मास मैसेजिंग सिस्टम हैं जो 24/7 काम करते हैं। कोस्टल रीजन में 800 से ज्यादा मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर बनाए। इतना ही नहीं, 1 लाख से ज्यादा ट्रेन्ड वॉलंटियर्स इवैक्यूएशन और रिलीफ कैंप संभालते हैं। साइक्लोन सीजन से पहले साल में 2 बार मॉक ड्रिल की जाती हैं। इसका असर रहा कि 1999 में जहां लगभग 10,000 मौतें हुई थीं, वहीं हाल के साइक्लोन्स में मौतों की संख्या लगभग 0 के करीब पहुंच गई है। हाल ही के समय में गोरखपुर भी बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। गोरखपुर मॉडल भारत का पहला AI बेस्ड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है। दरअसल गोरखपुर एक तश्तरी यानी सॉसर जैसे आकार का शहर है, जहां प्राकृतिक ढलान ना होने की वजह से बारिश का पानी हफ्तों तक जमा रहता है। 2023 में गोरखपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस प्रॉब्लम पर काम करना शुरू किया। 2 साल बाद 23 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेंटर का इनॉग्रेशन किया। यह सिस्टम प्रेडिक्ट, प्रिपेयर, प्रोटेक्ट इन सब के प्रिंसिपल पर काम करता है। AI बेस्ड मॉडल बारिश होने से 24 घंटे पहले ही वार्ड लेवल पर बता देता है कि किस हिस्से में कितना जल भराव हो सकता है, कितनी वाटर लॉगिंग हो सकती है। इसमें 80% से ज्यादा सटीकता देखी गई है, एक्यूरेसी। प्री अलर्ट मिलते ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम्स एक्टिव हो जाती हैं, नालों की सफाई करती हैं और उन हॉटस्पॉट्स पर पहले से मोबाइल पंप तैनात कर देती हैं जहां बाढ़ की आशंका है। जब बारिश शुरू होती है तो शहर भर में लगे 110 ऑटोमेटिक वाटर लेवल सेंसर पानी के लेवल पर नजर रखते हैं। हर 2 से 15 मिनट में रियल टाइम डेटा भेजते हैं। जैसे ही नाले में पानी 80% तक भर जाता है, सिस्टम खुद अलर्ट भेजता है और पंप एक्टिव हो जाते हैं। इसके नतीजे भी शानदार रहे हैं। गोरखपुर में जल भराव की समस्या में 65% तक सुधार देखा गया है। इस मॉडल की सफलता को PMO और नीति आयोग दोनों ने सराहा है। साथ ही नीति आयोग ने इसे बाकी शहरों के लिए एक स्केलेबल ब्लूप्रिंट माना है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अकेले ही अपने इलाके की तस्वीर बदल दी। बेंगलुरु के फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर कैप्टन संतोष कुमार 2008 में रिटायर होकर बेंगलुरु के बाहरी इलाके अनेकल तालुक के मुथनलूर गांव लौटे। उन्होंने बेंगलुरु में एक अजीब विरोधाभास देखा। गर्मियों में शहर पानी की कमी से जूझता है, जबकि बारिश आते ही वही शहर पानी में डूब जाता है। मॉनसून में सड़कें डूब जाती हैं, लेकिन पास की झीलें सूखी पड़ी रहती हैं। उन्होंने सोचा, अगर शहर में इतनी बारिश हो रही है तो वो पानी झीलों तक क्यों नहीं पहुंच रहा। कैप्टन संतोष कुमार ने 2017 से 2019 के बीच झीलों और नालों पर स्टडी की। इसमें उन्हें पता चला कि सदियों पुराना राजा कालुए नाम का एक ड्रेनेज नेटवर्क एक झील को दूसरी झील से जोड़ता था, लेकिन अब वो अतिक्रमण और कंक्रीट के नीचे दब चुका है। उन्होंने इसे ढूंढने के लिए 1923 के ब्रिटिश एरा के मैप्स का सहारा लिया। फिर मुथनलूर झील और बिदरागुप्पे झील के बीच के करीब 4 किलोमीटर लंबे चैनल को साफ करके फिर से बहाल किया। अगले मॉनसून में इसका रिजल्ट दिखा। आसपास के इलाके डूबे, लेकिन मुथनलूर बाढ़ से सुरक्षित रहा, क्योंकि पुनर्जीवित चैनल ने बारिश के पानी को सड़कों की बजाय झीलों की तरफ मोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने 14 एंशिएंट लेक्स को रिवाइव किया। जाते जाते आपको ये भी याद दिला दें कि भारत के पास कभी बाढ़ प्रबंधन का बेहद उन्नत ज्ञान हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता में नहरें, जलाशय और बावड़ियां बनाई जाती थीं, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करती थीं। धौलावीरा में तो 16 आपस में जुड़े हुए जलाशय थे, जो पानी की एक एक बूंद सहेजते थे और बाढ़ के वक्त पानी को संभाल लेते थे। ब्रिटिश शासन में इन पारंपरिक प्रणालियों की जगह कंक्रीट की नहरों वाला सिस्टम आ गया। आज इनमें से कई प्राचीन जलाशयों और बावड़ियों को डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। यानी जिस स्पॉन्ज सिटी मॉडल को आज दुनिया नया समाधान मान रही है, भारत सदियों पहले उसी सोच पर काम कर चुका था। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम हर हफ्ते इसी तरह किसी ज़रूरी मुद्दे पर बैठ के बात करेंगे। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं, आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिस्ट की ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।